दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के राजनीति की। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने जा रहे 234 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनी होगी और 9 तारीख तक नाम वापस लिया जा सकता है। 23 अप्रैल को मतदान, 4 मई को परिणाम। मित्रों, जो फाइनल सूची हर प्रमुख राजनीतिक दल का जो उम्मीदवारों की निकल कर आई है, उसके आधार पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार तमिलनाडु की 4 प्रमुख जातियां, 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दोनों द्रविड़ पार्टियां, मतलब दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दोनों क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दोनों द्रविड़वादी पार्टियां, तमिलनाडु के 2 प्रमुख राजनीतिक दल जिसके इर्द गिर्द पिछले 60 वर्षों से तमिलनाडु की सत्ता घूमती रही है, चाहे डीएमके और एआईएडीएमके। इन चारों राजनीतिक दलों में से किसी को भी तमिलनाडु में एक भी ऐसा ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं मिला जिसे वो 234 में से किसी एक विधानसभा सीट पर टिकट दे सकते थे, चुनाव लड़वा सकते थे। तो मित्रों, सीधा सवाल है कि क्या ये जो किसी पार्टी के द्वारा एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देना, क्या ब्राह्मणों की उपेक्षा है, या क्या ब्राह्मणों से इतिहास में की गई हुई तथा कथित गलतियों की सजा ब्राह्मणों को दी जा रही है, या फिर राजनीतिक दलों की यह रणनीति है, या फिर और इन रणनीतियों के पीछे क्या है तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास। विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताऊं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी जिन 27 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस जिन 28 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है, तो ये 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं मित्रों जो कि जिस पर कि अलग अलग दौर में यह आरोप लगता रहा कि यह ब्राह्मणों की पार्टी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी पर आज भी तमिलनाडु में और पूरे देश भर में यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ब्राह्मणवादी पार्टी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ब्राह्मणों को चुनाव लड़ाना जरूरी नहीं समझा। और कांग्रेस, जिसके बारे में कहा जाता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एक कायस्थ सवर्ण ही थे, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव, मतलब कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का इतिहास पलट कर देखें तो केवल एक जाति से निकल कर आता है, वो ब्राह्मण। अधिकतर राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाए, उसमें सर्वाधिक संख्या हुआ करती थी ब्राह्मणों की। केंद्र में मंत्रियों की संख्या में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की हुआ करती थी। आज भी राहुल गांधी जब आंकड़े देते हैं कि देश में जो केंद्र सरकार में जो महत्वपूर्ण पद हैं, जितने आईएएस के, आईपीएस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं अलग अलग विभाग के, उसमें सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की है। तो भारतीय जनता पार्टी तो 1998 के बाद सत्ता में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार 2014 में से हो, उससे पहले तो ये सब आरोप कांग्रेस पर लगा करते थे। तो भाजपा और कांग्रेस ने भी एक भी ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया। साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जब से 1972 में जब से एमजी रामचंद्रन ने अपना रास्ता अलग किया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके से, 1977 के पहले विधानसभा चुनाव में जब लोकसभा चुनाव लड़े एमजीआर अपनी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक कड़गम की बनाकर, उसके बाद से अब तक जयललिता के जीवित रहते तक तो कम से कम माना जाता था कि अन्ना द्रमुक को ही तमिलनाडु के 3% ब्राह्मणों का समर्थन मिलता है हर चुनाव में। पिछले चुनाव में भी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने, एआईएडीएमके ने ब्राह्मण रिटायर्ड डीजीपी आर नटराज को मैदान में उतारा था। लेकिन इस चुनाव में वो एआईएडीएमके जिसकी मुख्यमंत्री, जिस पार्टी से जयललिता ब्राह्मण रही, उस एआईएडीएमके ने भी एक भी टिकट नहीं दिया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की बात ही क्यों? चूंकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तो सीके अन्नादुरई द्वारा स्थापित उसी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से आज मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, जिसने ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही
जो द्रविड़ कड़गम संगठन की स्थापना रामास्वामी पेरियार ने किया था, उसके बाद उससे सीखे अन्नादुरई जुड़े। तो ब्राह्मण विरोध मतलब ब्राह्मणों को ही तमिलनाडु की हर समस्याओं के लिए जिम्मेवार मानने की प्रथा, जो परंपरा, जो शुरुआत हुई तमिलनाडु में, जिसके तहत रामास्वामी पेरियार ने कहा कि रावण वॉज ग्रेट और राम वॉज जो सो। ठीक है, तो ये जो एक तमिलनाडु के अंदर जो एक माहौल बना, आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं रामास्वामी पेरियार पर और न सीके अन्नादुरई पर, केवल एक राजनीतिक मुद्दा मैंने उठाया, चुनावी मुद्दा है कि क्या ब्राह्मणों को टिकट नहीं देना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकता है, क्या अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को नुकसान कर सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया मित्रों। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब इन 4 प्रमुख दलों ने एक भी ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया है, वहीं टीवी के जोसेफ विजय की पार्टी, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, उसने 2 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार खड़े किए हैं। ईसाई समाज से आते हैं जोसेफ विजय खुलेआम घोषणा करते हैं कि वो रामास्वामी नायकर पेरियार के रास्ते पर चलने वाले हैं। तो 2 विधानसभा सीट, एक माइलापुर जहां से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तमिलसाई सौंदरराजन चुनाव लड़ रही है विधानसभा की, और दूसरी विधानसभा सीट है श्रीरंगम, वहां से टीवीके ने ब्राह्मण उम्मीदवार दिए हैं। साथ ही एनटीके जो कि सिमोन की पार्टी है, जिसे पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 6% से लेकर 8% तक वोट मिला, उसने 6 उम्मीदवार ब्राह्मण समाज से उतारे हैं। और सिमोन का बयान है कि रामास्वामी पेरियार नेता थे, कोई समाज सुधारक नहीं थे। उन्होंने भी वोट बैंक की राजनीति की, मतलब जो लोकप्रिय होने का शॉर्टकट रास्ता है कि लोकप्रिय होने के लिए किसी को गाली दो और लोग पॉपुलर हो जाओ। आप किसी की प्रशंसा करके जल्दी आपको लोकप्रियता नहीं मिलेगी, आपको अच्छे काम करके जल्दी लोकप्रियता नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर किसी को गाली दें तो आप जल्दी लोकप्रिय होंगे। निगेटिव कैरेक्टर मतलब एसेसिनेशन से कोई व्यक्ति ज्यादा पॉपुलर होता है। तो मामला वही निकल कर आता है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में सबसे संपन्न, संभ्रांत और शिक्षित वर्ग रहा ब्राह्मण। इसीलिए एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स करके कहीं ना कहीं, चूंकि आजादी से पहले वो आंदोलन शुरू हुआ, कहा जाता है कि इतिहास हर वक्त सत्ता के संरक्षण में लिखी जाती है। इतिहास के पात्र सत्ता के संरक्षण में गढ़े जाते हैं। कई उदाहरण है देश के अंदर, इतिहास लिखी जाती है सत्ता के संरक्षण में, इतिहास के पात्र गढ़े जाते हैं सत्ता के संरक्षण में। और चूंकि सत्ता अंग्रेजों के पास थी, मैकाले के रास्ते पे चलती थी, डिवाइड एंड रूल की फिलॉसफी लागू होती है, साम दाम दंड और भेद। तो ये भेद उत्पन्न करना, आर्य और द्रविड़ का झगड़ा खड़ा करना, तमिल भाषा की दुश्मन हिंदी को बताना, आर्य और द्रविड़ का झगड़ा खड़ा करना, ये सब चीजें जो है राजनीति का अंग रहा है। इसीलिए एनटीके इस विषय को उठा रही है तमिलनाडु में। साथ ही एक और विषय जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए मित्रों, कि एनटीके सिमोन की पार्टी तमिल राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। तमिल राष्ट्रवाद में मतलब क्या होता है? तमिल राष्ट्रवाद मतलब कहा जाता है एक राष्ट्र के अंदर दूसरा राष्ट्र नहीं रह सकता। मतलब भारत अगर एक राष्ट्र है तो इसके अंदर राष्ट्र छोड़ दीजिए, उपराष्ट्रीयता भी भारत में अंदर में खतरनाक है। तो क्या जिस प्रकार से एनटीके ने, सिमोन ने ब्राह्मणों पर दांव चला है, क्या इसका फायदा एनटीके को मिलेगा? क्या ब्राह्मण सिमोन की फिलॉसफी में विश्वास करेंगे? कहा जाता है कि तमिलनाडु के ब्राह्मण वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 चुनाव से हैं। तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं बनाया है, तब भी ब्राह्मण तमिलनाडु के बीजेपी के साथ रहेंगे? जब एआईएडीएमके ने विगत 25-30 वर्षों के अंदर पहली बार एक भी ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया है, तो क्या वो ब्राह्मण एआईएडीएमके के साथ रहेंगे? क्या वो ब्राह्मण
कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, जहां 27 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मानी जाती है, ब्राह्मणों की पार्टी ही मानी जाती थी। ऐसे कई सवाल हैं। इसका जवाब तो 4 मई को आएगा, जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु के मतदाता 234 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। और मतदान 23 अप्रैल को करेंगे, परिणाम 4 मई को निकल कर आएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम ऐसे ही हर राज्य और केंद्र से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़े हुए सब विषयों पर उसका विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।